अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स ट्यूटोरियल मोहम्मद यूनुस पर आपका वेलकम करता हूं हुसैन पब्लिक हाई स्कूल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 लेक्चर में हमने ये जो है डिस्कस करा था ओम्स लॉ के बारे में, हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात करा था, हमने रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाला हुआ था, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात करी थी। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी रेजिस्टेंस जो है इट इज inversely proportional to the area of the conductor and it is directly proportional to the length of the conductor। और उसके बाद हमने लिखा था R is proportional to L divided by A। अब proportionality constant को हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट करा था तो लिखा था R equals to rho L divided by A। यहाँ पे ये rho कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। rho क्या है? Constant of proportionality। हाँ, called resistivity of the circuit। resistivity of the conductor। ठीक है, तो रो जो है इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो R के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था R इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स और हैं जिन पे हम बात करेंगे कि वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, तो R इक्वल्स टू रो L बाय A। अगर हम यहां से रो रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा R इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। यहां से हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली करा, R को A से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो रो इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय एल, रो इक्वल्स टू आर ए डिवाइड बाय, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया। ठीक है, तो अगर जो है हम फर्दर इस पे बात करेंगे, रेजिस्टिविटी पे फर्दर बात करें तो रेजिस्टिविटी आया रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी। तो अगर इसके यूनिट्स की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे यूनिट्स की बात करेंगे। अगर हमने रेजिस्टेंस का ओम यूनिट कहा था तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यूनिट्स ऑफ रो, ऐसे यूनिट ऑफ रो। ठीक है, रेजिस्टिविटी वो क्या आएगा, वो आएगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम इनटू ये है एरिया, एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे किससे, यूनिट, ये तो लेंथ है, लेंथ का यूनिट है मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से मीटर मीटर कैंसिल हुआ तो बचा क्या, ओम मीटर, ओम मीटर, या ऐसे ओम मीटर। तो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। अब हम जो है एक ओम मीटर कितनी रेजिस्टिविटी होती है उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एक ओम रेजिस्टिविटी, वही बिल्कुल वही मेथड जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मेरे पास रो होता है आर ए डिवाइडेड बाय एल। अगर यहां पे मैं ले लूं एक ऐसा कंडक्टर, सपोज करते हैं मैंने एक ऐसा कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये 1 मीटर स्क्वायर, ये कितना, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी ये 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है ये है 1 मीटर। ये है इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर। सो while substituting these values we will find that rho will be equal to r into 1 meter square divided by 1 meter। ठीक है रे, तो इसका मतलब ये 1 1 कर देते हैं, एक्चुअली ये 1 1 हो गया, तो r is equal to rho is equal to r into 1 divided by 1। तो इसका मतलब ये हुआ rho equals to r, rho equals to रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम लिखेंगे, रेजिस्टिविटी R के बराबर होता है जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ,
थोड़ा गौर से ये फिर से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। यानी अगर मैंने यह कंडक्टर लिया, एक ऐसा कंडक्टर कंसीडर करा जिसकी लेंथ 1 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर किया, इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वही कहलाएगी 1 ओम पर 1 ओम मीटर, 1 ओम मीटर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एक्चुअली रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन जब एरिया क्रॉस सेक्शन 1 के बराबर हो और लेंथ 1 के बराबर हो। ठीक है, बात समझ आई? तो इस तरह से भी इसको ये जो है डिफाइन किया जाता है, इस तरह से इसको ये जो है डिफाइन किया जाता है। तो रेजिस्टिविटी is resistivity of a conductor is the resistance, it is the resistance offered by the conductor. It is the resistance offered by the conductor of length 1 meter and area of cross section, area of 1 meter square। या इस तरह से भी कभी कभार दी जाती है, कुछ बुक्स पे ऐसे भी लिखा होता है कि हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब का एक हर कोई साइड जो है इट इज ऑफ 1 मीटर, देखिए 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर। ठीक है, एक क्यूब लिया, ये एक क्यूब कंसीडर करा हमने, ठीक है, और इस क्यूब का हर कोई साइड जो है ये 1 मीटर है, हर कोई साइड ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। ठीक है, अब करंट दौड़ाते हैं इसमें परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस, हमने ये जो है एक क्यूब कंसीडर करा, ये क्यूब बनाया हमने, अब क्यूब में से ऐसे करंट दौड़ाया अपोजिट टू परपेंडिकुलर फेसेस। ठीक है, ये अपोजिट फेस से इनके परपेंडिकुलर करंट दौड़ा है। अगर इसका हर कोई साइड 1 मीटर है, तो यहां पे ये जो है R का वैल्यू निकालेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ। तो वही होगी जितना R इस क्यूब का आएगा, जिस क्यूब का हर कोई साइड 1 मीटर के बराबर हो, उतनी उसकी रेजिस्टिविटी आएगी, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is the resistance offered by the material of that conductor whose each side is 1 meter, ठीक है। तो हमने एक क्यूब लिया इसी कंडक्टर का, ये कंसीडर किया एक मटेरियल, इसका एक क्यूब लिया, बिल्कुल एक क्यूब लिया, और इसका हर कोई साइड 1 मीटर है, जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही इसकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, तो जो है इसके बारे में थोड़ी सी आगे बात करते हैं। ये दो फैक्टर्स हमने डिस्कस करे, रेजिस्टेंस किन चीज पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एरिया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी भी डिफाइन करी, रेजिस्टिविटी 1 ओम कब होती है, रेजिस्टिविटी इज सेड टू बी 1 ओम, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे, जो है रेजिस्टिविटी डिफाइन करी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है जब इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर होता है और लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ 1 मीटर होती है। ठीक है, तो इसके यूनिट के बारे में हमने बात करी है, ओम मीटर है इसका यूनिट। अब बात जो करेंगे और दो फैक्टर्स की जो इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को, वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है नेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी तीसरा फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस, दैट इज नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर मतलब क्या? अगर पहले हमने सर्किट में लिया, सपोज करते हैं कॉपर, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस लगाई और वहां से रेशियो निकाला V/I का, वो कुछ आया, रेजिस्टेंस R आई। अब हमने कॉपर के बदले सपोज करते हैं अब हमने एल्युमिनियम लगाया, जब हमने ये जो है वही पोटेंशियल डिफरेंस लगाई, यहाँ पे रेशियो जो है V/I का डिफरेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर पहले जो है रेजिस्टेंस कॉपर की ये जो है R कॉपर की जो है कुछ आई थी, R1 आई थी,
अब दूसरा जब हमने लगाया अब एल्यूमिनियम या तो हमने लगाया आयरन, अब इस वक्त जो है रेशियो V/I का आएगा वो डिफरेंट आएगा। दैट मींस रेजिस्टेंस जो है कॉपर की अलग है और आयरन की अलग है या एल्यूमिनियम की अलग है। इसी तरह से हर किसी मटेरियल की जो है रेजिस्टेंस अलग अलग आएगी। इसका मतलब यह हुआ कंडक्टर चेंज करने पे, नेचर ऑफ द कंडक्टर चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। सो एक और फैक्टर है ये जो differentiates which affects the resistance of a conductor is the nature of the conductor, nature of the conductor। एक कंडक्टर लगाया, एक रेजिस्टेंस आई, उसी सर्किट में दूसरा कंडक्टर लगाया तो वहां पे रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगी। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, resistance is different for different conductors, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स। अब फोर्थ फैक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये जो है अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को, और वो फोर्थ फैक्टर कौन सा है? दैट फैक्टर इज द टेम्परेचर। इट इज द टेम्परेचर। हाँ, हमने किस टेम्परेचर को, अपना जो हमने कंडक्टर लिया था सर्किट में लगाया था उस वक्त टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर इफेक्ट करता है हमारे इस ये जो है रेजिस्टेंस को। कितने टेम्परेचर पे हमने अपने कंडक्टर को रखा हुआ था, जिस कंडक्टर की जो हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उस वक्त उसका टेम्परेचर क्या था, यह भी डिटरमाइन करता है उसके रेजिस्टेंस को। यानी अगर टेम्परेचर चेंज करें, अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 था पहले, अब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये जो है यहाँ पे V/I, अगर पहले ये V था, ये करंट I थी, ठीक है, तो रेशियो निकाला V/I, ये कुछ आया R या R1 आया। अब अगर हमने इस ये जो है ये जो चेंज करा, ये टेम्परेचर चेंज करा, अब चाहे ये जो है हीट किया इसको कंडक्टर को या इसको और कूल किया, टेम्परेचर चेंज किया, अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फिर लेते हैं रेशियो V/I का, ये R1 के बराबर नहीं आता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है ये जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो इससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि ये जो है टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है which affects the resistance of a conductor, which affects the resistance of a conductor। So moving forward, अब किस तरह से यहाँ पे ये जो है ये चीजें आपको बताई है और हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं ये जो है पहले क्लासेस में, कि जो है हमारे पास तीन किस्म के ये जो है मटेरियल्स होते हैं। अगर रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, एक है इंसुलेटर, दूसरा है कंडक्टर, तीसरा है सेमीकंडक्टर। हालांकि एक और भी होता है सुपर कंडक्टर, हम उसकी बात नहीं 10th क्लास में करते हैं। चलिए, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अफेक्ट्स these three classes in different ways। यानी अगर मेरे पास ये मैंने कंडक्टर लिया, ये है मेटल, ठीक है, या कंडक्टर लिया जिसको हम ये कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, कंडक्टर लिया या मेटल लिया, ठीक है, कंडक्टर लिया मैंने, क्या लिया? कंडक्टर। कंडक्टर मींस गुड कंडक्टर, ठीक है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं इसका सपोज करते हैं मैंने टेम्परेचर T1 पे लिया, फिर रीडिंग ले ली, अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, जो मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं वहां पे करंट क्या, ये जो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का वैल्यू ये जो है बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द, यानी एक कंडक्टर में जितना ये जो है टेम्परेचर बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाती है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। सो इंक्रीजिंग, हाँ यहां पे बात करेंगे हम कंडक्टर्स की अलग, इंसुलेटर्स की अलग, इंसुलेटर की छोड़ो, अब खासकर यहां पे बात करेंगे हम ये जो है सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे। इन दोनों ये तो है ही, ये जो है इंसुलेटर तो बैड कंडक्टर्स ही हैं, इनकी तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी। फिलहाल बात करेंगे हम कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स से। जब कंडक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ा दो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करेंगे, मैं ये जो है आपको बता देता हूँ थोड़ा। ये सपोज करते हैं ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, मैंने एक कंडक्टर लिया, ये जो है इसमें मैं ये जो है टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। अब टेम्परेचर जब बढ़ जाता है इस कंडक्टर का, तो इससे होता क्या है, जो रैंडम मोशन है इन एटम्स, सॉरी इन इलेक्ट्रॉन्स की, दरअसल इलेक्ट्रॉन्स ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट को। जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं
तो जब इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये ज्यादा रैंडमली मूव करता है, इनकी अपनी एनर्जी हो गई ज्यादा, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस इनको मजबूर कर रही है एक खास डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करती है इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। लेकिन जब इनकी अपनी टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अब इनकी अपनी एनर्जी, अबे ये तो एरोगेंट हो जाते हैं भाई, हमको तो ये हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, ये तो मैं मजबूर कर रहा है। जितनी जितनी इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी तो ये ज्यादा रैंडमली कोलाइड करेंगे, यानी हमारे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को अपोज करेंगे, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को अपोज करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी अपनी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से रेजिस्टेंस ये जो है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट और बढ़ जाती है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बढ़ जाती है। समझ आया बात? देखिए मैं आपको बता रहा हूं व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस अपॉन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। बात समझ आई कि नहीं भाई? तो ये बढ़ जाती है इस वजह से कंडक्टर में बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो रैंडम कोलिजन्स हो रहे हैं हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये और रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो मजबूर कर रहा है हम इनको ये पोटेंशियल डिफरेंस इस खास फ्लो के लिए, इस डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। लेकिन जब इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये हम ये कहते हैं उसको नहीं, हमारी तो इतनी एनर्जी है, हम अपोज करना चाहेंगे इसको, अपनी एनर्जी अपोज करते हैं उसको, ठीक है, लेकिन उनको मजबूर करता है अल्टीमेटली तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आगे इसके लिए टर्म इस्तेमाल हो जाती है, वो थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब जब इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, इसको छोड़ो, सेमीकंडक्टर्स की जब बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में एक्चुअली क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस घट जाती है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, हालांकि एक और मैकेनिज्म है, हम जब ये जो डिफाइन करते हैं इनके ये जो है बेंड थ्योरी की मदद से आगे बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि एक्चुअली जो है ये मटेरियल्स, वैसे ये चीजें आपको बताई गई हैं, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ी सी बता देते हैं कि ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पे मेटल्स में क्या होता है या कंडक्टर्स में क्या होता है, ये मर्ज हो जाते हैं, बिल्कुल ये जो है ओवरलैप करते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ये एक ही हो जाते हैं। तो लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे छोटी सी एक होती है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स। जब कंडक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ही है, तो उनको जब करंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूट वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में सभी इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उनको थोड़ी टेम्परेचर बढ़ाने से वो रैंडम एनर्जी मिल गई, वो अपोज करने लगे, रेजिस्टेंस बढ़ाने लगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड में तो ऑलरेडी ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कंडक्शन बैंड में बहुत कम या नेग्लिजिबल या कुछ भी नहीं है। जब हम इनको एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं टुवर्ड्स द वैलेंस कंडक्शन बैंड। अब ये कंडक्शन बैंड में आ गए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले थी नहीं, 0 केल्विन पे या रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, तो क्या हुआ, ये जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, तो करंट कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो रहा था। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठ के चले गए किसमें, कंडक्शन बैंड में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, क्योंकि जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिस्पांसिबल फॉर द करंट होते हैं, पहले थे ही नहीं, अब बढ़ गए। जितना आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे द इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट, दे विल जंप फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, एंड देयर विल बी सम करंट, इन अदर वर्ड्स जब आप करंट बढ़ रही है तो दैट मींस रेजिस्टेंस घट रही है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो रही है। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। ये कुछ फैक्टर्स थे अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फिर से मैं 1 मिनट में आपको ये रिवाइज कर देता हूँ, कितने फैक्टर्स हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर दिस। वन इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो है बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस घटेगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसके बाद हमने बात करी जो है नेचर ऑफ द कंडक्टर की, नेचर ऑफ द अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद हमने बात करी टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ा दोगे कंडक्टर्स के लिए तो ये जो है ये बढ़ जाती है रेजिस्टेंस, और उसके बाद जो है सेमीकंडक्टर्स के लिए तो इसका इनवर्स है, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वही कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कभी कभार हमें चाहिए होती है, हमारे पास बहुत सारे कंडक्टर ये जो है रेजिस्टर्स होते हैं, हमें कभी चाहिए इस तरह से, हमें कभी ज्यादा चाहिए रेजिस्टेंस, कभी कम चाहिए रेजिस्टेंस, तो इसलिए हम करते हैं कंबाइन, हम करते हैं कंबाइन रेजिस्टेंसेस को। हमें ज्यादा चाहिए तो एक तरीका होगा, हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए तो दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। इस तरह से कंबाइन करने के लिए, रेजिस्टर्स को जोड़ने के लिए हमारे पास दो वेज हैं, दो तरीके हैं। तो देयर आर टू वेज ऑफ कंबाइनिंग द डिफरेंट रेजिस्टर्स, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द the desire, how much resistance we are required, ठीक है, we are required, ठीक है। तो बात करते हैं, पहला है resistors in series, resistors in series, और दूसरा है resistors in parallels, resistors in parallels। यानी चलो हम बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस सीरीज की। रेजिस्टेंस सीरीज के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम ये लिया, एक ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है R1, और ये मेरे पास दूसरा रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है R2, ये मेरे पास तीसरा रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है R3, और अब हम इनको जोड़ेंगे, हमने जोड़ दिया इन तीनों रेजिस्टर्स को, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करी, तो ये बैटरी कनेक्ट करने के यहाँ पे एक स्विच, ये जब हमने बैटरी कनेक्ट करी, इसका ये जो है सपोज करते हैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड कर रही है हमें, तो इस सारे कॉम्बिनेशन के दो बार अब हमने क्या करा, हमने स्विच ऑन किया तो करंट I फ्लो हो जाएगी। इस सारे कॉम्बिनेशन के, यानी इन दो एंड्स के, ये मैं दो पॉइंट्स लेता हूं, सपोज करते हैं ये पॉइंट A और ये पॉइंट B लिया हमने, मेरे को निकालनी है पोटेंशियल, अगर हाँ मेरे को एक्चुअली इनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालनी, मैंने कंबाइन करी ये रेजिस्टर्स, ये जो है जब मैं इस तरह से रेजिस्टर्स को कंबाइन करता हूं तो मैं कहता हूं रेजिस्टर्स आर सेट, ये जो है इन सीरीज, रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, तो मैं कहता हूं रेजिस्टर्स आर सेट टू बी इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, देखिए ये इसका एक एंड, अब ये कनेक्ट करा है डायरेक्टली इसके दूसरे एंड के साथ, इसका दूसरा एंड इसके पहले एंड के साथ, तो इस तरह से हम कहते हैं व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट, हम लिखेंगे यहाँ पे रेजिस्टर्स आर said to be connected, resistors are said to be connected in series, resistors are said to be connected in series, हाँ, if they are connected end to end, such that same current flows through each resistor। देखिए यहां पे जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया इसके दरमियान, स्विच ऑन करा, पोटेंशियल डिफरेंस लगने से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। देखिए अगर सपोज करते हैं करंट I फ्लो हो जाता है, उस करंट I को यहां से यहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक पाथ है, ऐसे भी कहते हैं when there is only one path for the current to flow, that resistors, different resistors connected in this way are said to be in series। यहाँ पे करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, इसको पहले R1 से जाना होगा, फिर R2, फिर R3, यानी ये सर्किट कंप्लीट तभी होगा जब जो है करंट ये एक राउंड ट्रिप मारेगा और जितनी करंट R1 के थ्रू जाएगी उतनी ही करंट
R2 उतनी ही करंट R3 के थ्रू जाएगी, यानी हर किसी कंडक्टर के थ्रू सेम करंट फ्लो हो जाएगी। बस बात तो यही है, जब हमारे कॉम्बिनेशन के आसपास सारे कंडक्टर्स में से सेम करंट फ्लो हो जाएगा। अगर यहाँ I करंट फ्लो हो रही, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमने कंडक्टर को किन सीरीज में लगाया हुआ है। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं इसकी ये जो है सीरीज में जो हमने लगाए हुए हैं ये कंडक्टर्स, अब हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि कितनी आएगी इनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जब हम इस तरह से एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। देखिए, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे लगाया, अब मैं कहता हूं जब ये रेजिस्टेंस लगाया, ये रेजिस्टर लगाया हमने, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैं कहता हूं इस कंडक्टर के आसपास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कंडक्टर के दो एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। अब करंट यहां आया और पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी इसके और इसके दो एंड्स के दरमियान और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ और डिफरेंट होगा। मैं मानता हूं ये V2 है, यहां पोटेंशियल ड्रॉप और हो गया। मैं मानता हूं पोटेंशियल ड्रॉप V3 है, पोटेंशियल ड्रॉप V3 हुआ, यानी इसके दरमियान की पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, यहां V2, यहां V1। अब मैंने इस सारे कॉम्बिनेशन के बाहर को V लगाया है ना, क्या V जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने लगाई हुई है, क्या वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा? डेफिनेटली होगा। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, isn't it? तो ये हो गया। अब जो है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखें करंट सेम होता है, करंट सबों में सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी में अलग अलग होता है। तो सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द डिफरेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, isn't it? So तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर मैं ओम्स लॉ को इस्तेमाल करूं, क्या V1 जो होगा, अगर मैंने माना इसकी रेजिस्टेंस R1 है, करंट I है, और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, क्या मैं V1 को लिख सकता हूं यूजिंग ओम्स लॉ? यूजिंग ओम्स लॉ हम निकाल सकते हैं V1 का वैल्यू, क्योंकि V इक्वल्स टू IR के बराबर होता है, तो V1 क्या I1 R1 के बराबर होगा, क्योंकि I1 R1। क्या मैं इसी तरह से लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू I2 R2, लेकिन I2 क्योंकि अब सेम है, I सबों में सेम है तो हम I लेंगे, ठीक है। V2 इज इक्वल टू IR2, लाइकवाइज V3 विल बी इक्वल टू IR3, V3 इज इक्वल टू IR3। अब मानते हैं ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाई, इसकी कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, इसकी कुछ ये जो है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी। मैं मानता हूं अब इसके बदले में एक ही ये जो है रेजिस्टर बनाता हूं, एक रेजिस्टर इस कॉम्बिनेशन जिसकी रेजिस्टेंस इस सारे कॉम्बिनेशन के बराबर होगी, इस सारे कॉम्बिनेशन के, ये रेजिस्टर मैंने लगाया, इन तीन रेजिस्टर लगाए सीरीज में, इनकी कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, मिला के कुछ रेजिस्टेंस आएगी। मैं मानता हूं अगर उस रेजिस्टेंस को मैं RS से रिप्रेजेंट करता हूं, किससे करता हूं रिप्रेजेंट? RS से। व्हाट इज RS? RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्चुअली ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बाहर V लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस बाहर V ही लगाया है, और करंट I है, तो मैं ये जो है इन दोनों को रिलेट कर सकता हूं, कैसे रिलेट कर सकते हैं आगे देखिए, ठीक है। तो यहां पे इसको लिखते हैं, this is the equivalent resistance of this circuit and I is the equivalent current and V is the potential difference। क्या हम यहां पे लिख सकते हैं जो यहां पे V होगा, ये V होगा, ये V, क्या V जो है I इंटू RS के बराबर होगा? V किसके बराबर होगा? I इंटू RS। क्यों? RS है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, V तो पोटेंशियल डिफरेंस है, I है करंट। तो इन दोनों को ये जो है, अगर मैं इसको कहता हूं, सपोज करते हैं मैं इसको फर्स्ट कहता हूं, चलो यहां पे ये जो है ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये सेकंड है, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं V1 का इसमें, यूजिंग दीज वैल्यूज, तो क्या V किसके बराबर होएगा? V तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। पहले इसको ये जो है सॉल्व करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 किसके बराबर है? ये है IR1 प्लस V2 किसके बराबर है? IR2 प्लस V3 किसके बराबर है? IR3, ठीक है।
अब मैं इसको सेकंड कहता हूं, ठीक है, इसको फर्स्ट कहा, इसको सेकंड कहा, ठीक है, तो चलो इसको थर्ड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो अब V जो है, ये जब ये अलग अलग लगाए थे तो V इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी। अब जब हमने इसको एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्रेजेंट किया तो हमारे सामने इक्वेशन आई V इज इक्वल टू IRS इज इक्वल टू IRS, यानी ये V और ये V इन दोनों को ये जो है ये सेम होंगे, यानी अब हम 3 और 2 को ये जो है कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट हमें मिला क्या, IRS। आप देखिए IRS, अब देखिए इधर ये V है और यह भी V है, इन दोनों को ये जो है कंपेयर करेंगे, क्या IRS यानी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। क्या मैं लिख सकता हूं, IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, दिस विल बी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, isn't it? अब देखिए implies that, इसे लिखेंगे I इज इक्वल टू IRS इक्वल टू, यहाँ पे I सबों में है तो कॉमन निकालेंगे, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हुआ तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो किसके बराबर आई, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रिजल्ट आया हमारे पास। यानी जब हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करा, एंड टू एंड कनेक्ट करा, जो इस सारी कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, वो किसके बराबर आई, वो तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इंडिविजुअल सम ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस। समझ आया? तो equivalent resistance, when the resistors are connected in series, the equivalent resistance of the circuit is equal to the individual sum of the different resistors। अब हमने n resistors लगाए, R1 plus R2 plus R3 plus Rn so on, इनका सिंपली ऐड करेंगे, यानी रेजिस्टर्स को जब सीरीज में लगाते हैं तो टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है द रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द equivalent resistance is greater than the greatest, it is greater than the greatest of the, it is greater than the greatest of the resistors, greater than the greatest of the resistors, ठीक है। इनमें से यानी इसका मतलब ये हुआ, ये क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 इनके इंडिविजुअल सम के बराबर आया, तो जाहिर सी बात है कि जो है RS जो होगा वो R1 से भी बड़ा होगा, यानी इन तीनों में से अगर कोई बड़ा है उससे भी बड़ी तो होगी, क्योंकि सम के बराबर है, ये तो सिंपल सी बात है। चलिए, तो इस तरह से हमने लिखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर दूसरा तरीका भी है हमारे पास, हम रेजिस्टर्स को एंड टू एंड ज्वाइन नहीं करेंगे बल्कि पैरेलल में ये जो है कनेक्ट करेंगे। देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आती है उसको। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में दूसरा पार्ट लेते हैं हम, ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या ले लिया हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे बनाते हैं, समझ लेते हैं। ये R1, ये R2, ये R3, ये हमने इस तरह से कनेक्ट करे हैं कि इनकी सबों के एंड्स जो हैं एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं। ये R1 रजिस्टर, ये R2 रजिस्टर, ये R3 रजिस्टर। हमने क्या करा, हमने इसका जो लेफ्ट एंड है वो एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करा, उसी पॉइंट के साथ इसका भी लेफ्ट और इसका भी लेफ्ट। अब जो राइट हैंड से वो भी एक पॉइंट पे कनेक्ट करे, सारे तीनों के तीनों ये जो है पॉइंट्स, तीनों के तीनों एंड्स एक एंड पे कनेक्ट करिए। तो इस तरह से जब हम और उन पॉइंट्स को, जो मानते हैं हमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स को हम एक्सटर्नल बैटरी बी के साथ कनेक्ट करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा
कि सभी कंडक्टर्स के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सभी पोटेंशियल कंडक्टर्स के ये जो है सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा जितना, देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करते हैं ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं मानता हूं, सपोज करते हैं कि ये +10 वोल्ट और ये है -10 वोल्ट, सपोज करते हैं ये 20, ये जो है 20 वोल्ट की बैटरी या कुछ भी है, ये +10 है तो पॉजिटिव एंड इसका +10 पे है। अब इसका दूसरा एंड नेगेटिव है, ये -10 पे है। अरे ये भी तो +10 पे ही कनेक्ट है, ये भी तो +10 पे ही कनेक्ट है, इसका नेगेटिव ये अगर -10 पे है, यह भी -10 पे है, यह भी -10 पे है। क्योंकि हम मानते हैं एक और जरूरी बात ये, हम मानते हैं ये जो हमने वायर कनेक्ट करा है इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ये रेजिस्टर्स हम तभी तो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये रेजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इट अपोज मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये अप डाउन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अपोजिशन, करंट की अपोजिशन रिप्रेजेंट करता है। तो वायर को हम इसीलिए हम ऐसे स्ट्रेट लाइन के साथ ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं। वायर क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इट मींस इट ऑफर्स नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अगर कॉपर वायर है, इट ऑफर्स नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट, यानी यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो बात करते हैं जितना, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं यहां से यहां तक, जितना पोटेंशियल यहां, ठीक है, जितना पोटेंशियल यहां उतना ही यहां, उतना ही यहां, जितना यहां उतना ही यहां, उतना ही यहां। तो इस तरह से हम कहते हैं रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल्स में कनेक्ट करा। रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल्स व्हेन तब हमने ये जो है इनको रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करा जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम। एक ही पॉइंट पे इनको जमा किया और उस एक पॉइंट को बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करा, दूसरे पॉइंट्स को एक जगह कनेक्ट करा, फिर उसको नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करा। तो इससे क्या होगा, तो इससे हम कहते हैं रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल्स। रेजिस्टर्स are said to be in parallels when the potential difference across each resistor is same, जब सभी रेजिस्टर्स के आसपास की पोटेंशियल डिफरेंस एंड्स की पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी तो हम कहते हैं रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट करा। अब देखते हैं अब इससे फर्क क्या पड़ा, इससे क्या है, देखिए अब करंट सपोज करते हैं करंट आया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांच हो, अगर यहाँ से यहाँ तक करंट आया, अब यहाँ तो थोड़ी करंट इधर जाएगी, थोड़ी करंट इधर जाएगी, थोड़ी करंट, यानी यहाँ पे करंट के लिए डिफरेंट पाथ्स हैं, 3 पाथ्स बन गए क्योंकि हमने 3 रजिस्टर कनेक्ट करे। अगर 4 करते तो 4 पाथ्स बन जाते। यहां से करंट को फ्लो करने के लिए या ये भी पाथ है, यह भी पाथ है, यह भी पाथ है, ठीक है, तो सर्कुलेट करने के लिए 3 पाथ्स हैं। तो इस तरह से जब इस तरह की कॉम्बिनेशन बनते हैं कि करंट हैज डिफरेंट पाथ्स, ठीक है, करंट हैज डिफरेंट पाथ्स, तो इस तरह हम कहते हैं कि रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल्स में कनेक्ट करा है। तो क्या कुछ ये जो है यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस आएगी, जैसे हमने पहले केस में देखा, पहले केस में सीरीज में कनेक्ट करा तो R1 + R2 + R3 आया, क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा, अब हम देखेंगे। वी हैव टू इवैल्यूएट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। यहाँ पे मानते करंट आई, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा पार्ट मैं मानता हूं, यहाँ इस ब्रांच में करंट I1 आई, इस ब्रांच में करंट I2 आई, इस ब्रांच में करंट I3 आई, लेकिन यहाँ करंट तो से डिफरेंट है, लेकिन सबों में पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, सबों में पोटेंशियल डिफरेंस V है। वहां पे करंट सीरीज में तो करंट सेम रहता था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी। अगर इसके एंड्स के दरमियान की पोटेंशियल डिफरेंस में मानता हूं V है, तो यहाँ पे भी V ही होगी और इस वाले में भी V ही होगी, इस वाले में भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या ये जो है सेम ये जो होगा सेम है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन डिफरेंट क्या है, करंट। अगर यहाँ करंट टोटल आई पोटेंशियल डिफरेंस V लगाने पे करंट आया, क्या मैं मानता हूं ये जो I1, I2 और I3 इन तीनों को मिला के टोटल करंट I बनेगी। यहाँ फिर से ये I1 + I2 यहाँ तो अलग अलग हो गए, यहां मिलेंगे तो मिलके फिर यही I ही बनाएंगे, ये जो यहां से गई थी, ठीक है। तो करंट I जो है ना, करंट I वो होगा I1 + I2 + I3, ठीक है। तो यहां पे ओम्स लॉ लगाते हैं,
ओम्स लॉ लगाते हैं, अगर मैं इस वाले में करंट जानना चाहता हूं, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल आई आर, आई इक्वल V बाय आर, आई किसके बराबर होता है V बाय आर के। तो I1 जो होगा, I1 होगा V1 बाय R1, I2 होगा V2 बाय R2। चूंकि V सेम है तो V1 V2 V3 के बदले हम सिंपली V लिखेंगे। I2 is equal to V by R2 and I3 will be equal to V by R3। I3 will be equal to V by R3। ठीक है, यानी इनका हमने सम लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, I1, I2 और I3 का वैल्यू जो है अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉल दिस फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट क्या अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं भैया, इसको 4 कहते हैं, ये हमने 4 कहा है, इसको इक्वेशन 4 में हमने कनेक्ट करा, ये जो है सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट इन दीस वैल्यूज। तो I विल बी देन इक्वल टू, I विल बी I1 किसके बराबर V by R1 प्लस I2 V by R2 प्लस I3 V by R3, V by R3। ठीक है, तो ये V by R3 के बराबर, V by R1 V by R2 V by R3। अब अगर ये जो हमने कॉम्बिनेशन लगाई, ये हमने पैरेलल्स में इनको कनेक्ट करा हुआ है, डिफरेंट कंडक्टर्स को, इनकी कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई, जैसे पहले केस में हमने लिया था, सीरीज में लिया था, फिर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाई। अब इसके बदले में एक ही रेजिस्टेंस डालूं जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतनी होगी जितना कि इनके कॉम्बिनेशन के बराबर आया। समझ आया? फिर से बता रहा हूं, अब यह जो कॉम्बिनेशन बनाई हमने, इसकी भी कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितनी आएगी उसके बदले में एक ही रेजिस्टर बना लेता हूं, बड़ा सा। ये बनाया मैंने एक ही रेजिस्टर, इसकी ये एक रेजिस्टर बनाया मैंने एक से। ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं मानता हूं ये Rp है। ये P जो पहले केस में S लिखा था वो हमें रिप्रेजेंट करेगा RS, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पे Rp रिप्रेजेंट करेंगे, Rp विल रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके बदले मैंने एक ही बड़ा रेजिस्टर लगाया, जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन के बराबर होगी। ठीक है, करंट अगर I था इस वाले केस में भी, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो बस यही बना लेते हैं हम। तो इस वाले केस में जो है करंट किसके बराबर होगा, करंट होगा I इक्वल टू V बाय R। ये V था, पोटेंशियल डिफरेंस V, I किसके बराबर आएगा V डिवाइडेड बाय R क्या है इस वक्त RP। इसको कहता हूं मैं फिर से कंपेयर करेंगे, किसको फिर से कंपेयर करेंगे, ये जो है, हाँ, अगर हमें चलो इसको 5th कहते हैं, इसको 6th कहते हैं। चलो कंपेयर करते हैं, ये भी आई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कंपेयर करते हैं। आप यहां पे लिखते हैं कंपेयरिंग 5th and 6th, कंपेयरिंग 5th and 6th, तो वी कैन राइट कंपेयरिंग 5 and 6। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद मिलेगा क्या, V by Rp will be equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमें यहां पे V जो है हमें आएगा V by Rp is equal to V by سکولس نش مےٚ لگے ییٚکیٛاہ 10 مِنٹ لگن مےٚ بس ییٚکیٛاہ مےٚ مۄکلو سُے کلاس 10 مِنٹ لگن مےٚ بس 5 یا 10 مِنٹ لگن مےٚ بس آد کیٛاہ تیٚلہِ سمجھ तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। हाँ चलो क्या मिला यहाँ V by Rp is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। V by Rp will be equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। ठीक है, तो implies that V by Rp will be equal to, यहाँ से V सबों में है तो कॉमन निकालते हैं,
बचा क्या 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये V कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो ये जो है रेसिप्रोकल्स का सम होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होता है। वहां पे तो RS में आता था डायरेक्टली, ये जो है सम आता था R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे देखिए RP जो है 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यानी ये रेसिप्रोकल में सम आ रहा है। गॉट इट? सो इस तरह से हमने जो है ये जो है इसमें कॉम्बिनेशन जो लिखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ये देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the combination is equal to the sum of the reciprocal of individual resistances, यानी सम अप करते हैं 1 ओवर RP will be equal to 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब अगर हम Rn लगाए हैं तो 1 बाय Rn आएगा। यानी इस तरह से हमने जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सम निकाला। सिंपल सी बात है, जब हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो कौन सी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे? सीरीज वाली, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली रेजिस्टेंस का सम हो रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो रेसिप्रोकल का सम आ रहा है। अब देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो तो इनमें से भी जो सबसे छोटा है उससे भी छोटी आएगी। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पता चलेगा कि अगर ये जो है इसके रेजिस्टेंस सपोज करते हैं मिसाल के तौर पर ये R1 है 3 ओम, ये है 4 ओम, ये है 5 ओम। जब हम इस ये जो है इसको ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 आएगी। वो तो 3 से भी कम आएगी। इंडिविजुअल में सबसे छोटा कौन सा था? 3। अब जो इसकी ये जो है जब आप सब्स्टिट्यूट इसमें से करेंगे वैल्यूज तो वहां पे जो आएगा वो 3 से भी छोटा है। यानी रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेसर देन द स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करिएगा। जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो कोशिश करें इसको समझने की और फिर से ट्राई करने की। ये कोई मसला है नहीं, ये तो बहुत इजी बात है। तो मैंने कहा ये एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूं, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन equivalent resistance is lesser या smaller, it is smaller than the smallest of the individual resistors, smallest of individual resistances। यानी अगर हमें ज्यादा रेजिस्टेंस करनी होगी, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बढ़ानी होगी तो सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर कम रेजिस्टेंस हमें चाहिए कॉम्बिनेशन की तो हम उस वक्त पैरेलल वाली ये जो है करेंगे। थैंक यू सो मच।